है और लगातार संघर्षरत रहते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, लगातार लोगों के बीच में जाके उनको अवेयर करते रहते हैं कि किसी न किसी दिन लोग समझेंगे और पिछली जितनी बातें उन्होंने बताई हैं वो सच होती आ रही हैं। तो हम सभी के लिए गंभीर विषय ये है कि हम कब समझना चाहते हैं। जब एक इंसान खुद को साबित कर चुका है तो हमें सुनना, समझना और चीज़ों पे काम करना शुरू करना चाहिए, नहीं तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। मैं आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपने अमित भाई। आपका समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। धीरे धीरे लोगों में हौसला आ रहा है, लोग लड़ना सीख रहे हैं। ये बात अलग है कि आज लोग पृथक हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं और वो बहुत स्मॉल, छोटे लेवल पे लड़ाइयाँ लड़ पा रहे हैं। जो सामाजिक ताना बाना था वो तार तार हो चुका है। जो हमारी सामाजिक स्ट्रक्चर था वो आज देखने को नहीं मिलता। आज राज हो चुका है प्रशासन का, शासन का, कोर्ट का और प्रताड़ना का। और इसमें सबसे ज़रूरी ये है डॉक्टर साहब कि जो हमारी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, हमारी खाप पंचायतें थी जिनमें न्याय होता था, फैसले नहीं होते थे, वो टूट चुकी हैं। उसके बाद खापों के बाद हमारी पंचायतें टूटी। पंचायतों के बाद हमारे जो कुनबे जिनको बोलते हैं वो टूटे। उसके बाद हमारे परिवार टूटे। और शासन प्रशासन ने तो आजकल तलाक जैसी चीज़ों को एक मियाँ बीवी को सुलझाने की बजाय, पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने की बजाय, उनकी सोच में समांतरता लाने की बजाय कि ये बातचीत से इसका समाधान हो सकता है, उसको भी बिजनेस यानी कि धंधा बना लिया है। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये है कि ये जो चीज़ें टूट के बिखर के आज इतने छोटे लेवल पे आ गई हैं कि एक घर में मियाँ बीवी आज अगर वो इकट्ठे हैं तो उनको भी अलग रखने के लिए उनको मोबाइल दे दिया, उनके भी विचार मेल नहीं खा रहे। और तो ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर चला है, समाज को तोड़ा गया है, ये वन बाय वन कैसे टूटा है और आज लोग इतने डरे हुए हैं, तो उनको ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल है अमित भाई, और बहुत ही सलीके से, थोड़ा इत्मीनान से इसको आप सुनिएगा और समझिएगा। बिल्कुल। देखिए, टूट गया परिवार और समाज और ढांचा पूरा का पूरा, ये एक अलग बिंदु आ गया। परंतु समाज के टूटने को नॉर्मलाइज कर लेना, ये बहुत खतरनाक विषय है कि उसका टूटना नॉर्मलाइज हो जाए। बिल्कुल। और इस कदर नॉर्मलाइज हो जाए कि जब कोर्ट में आप जाकर देखो तो सिर्फ वहाँ 3 बड़े तबके हैं जो जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। असल अपराधी तो बैठा है जेल से बाहर, और जो अंदर बैठे हैं उनमें या तो भाई का जमीन के साथ, जमीन का झगड़ा लेन देन का, या दूसरा मार पिटाई का, दूसरा पति पत्नी का तलाक का केसेस जो चल रहे हैं, और तीसरा वहाँ आंदोलनकारी जो अपनी मांग, मतलब अपने बातें उठा रहे थे जायज़, और जो जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ प्रशासन को, वो लोग। ये खोल दो दरवाजा थोड़ा। तो सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले केवल इन लोगों के ही मुकदमे चल रहे हैं, और इस बात को समाज ने नॉर्मलाइज कर लिया। नॉर्मलाइज करने का मतलब है एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा तो होता है। जब कभी भी ऐसा होता है, कोई बड़ा भाई बहुत अच्छा हो, उसके बारे में बोलते हैं तो राम जैसा भाई है। छोटा भाई अच्छा हो, उसे बोलते हैं ये लक्ष्मण जैसा भाई है। भाई भाई का झगड़ा हो रहा है तो बोलते हैं महाभारत हो रही है। मैं बैठ के सोचा एक दिन कि इनको भाई भाई के प्यार में भी रामायण याद आ रही है, और पति पत्नी के झगड़े में और भाई भाई के झगड़े में महाभारत याद आ रही है। तो क्या रामायण और महाभारत का इतना बड़ा रोल रहा होगा? तो फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो सिनेमा के आने के बाद, स्क्रीन के आने के बाद, टीवी सीरियल्स के आने के बाद बदली। और मैं घरों में चल रहे झगड़े और इस तलाक के मुद्दों पर व्यक्तिगत तौर पे मेरे पास रॉ डेटा है। मैं किसके घर गया, कितनी मैंने बातचीत करी, ननंद से, भाभी से, सास से, ससुर से, पति से, देवर जेठानी, सबसे बात की मैंने। और मैंने बात का जो निचोड़ निकला, लास्ट निचोड़ लिखना, वो ये था कि परिवारों में कैसे रहना है ये सलीका उन्होंने बनाया हुआ था। फिर अचानक से एक दिन उनकी जिंदगी में तुलसी आई, एकता कपूर लेकर आई तुलसी को, और बहुत सारे
कार्यक्रम आए हाँ, जहां से गांव की औरतों को भी पता चला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नाम की ये चीजें टीवी से शुरुआत हुई, नॉर्मलाइज होना है, जिसमें एक सीन को 3 बार दिखाया जाता जहाँ था। ऐसा करके देता। फिर वहाँ दिखाया गया कि वहाँ सास को और ननंद को जो है वो एक षड्यंत्रकारी औरत के तौर पे दिखाया गया, जी, जहाँ सौतेली माँ को भी इसी तरह दिखाया गया, डीएनए टेस्टिंग का खेल चला, आपस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का खेल चला, किसका बीज किसके यहाँ कहाँ पैदा हो करके कौन किसका पति किसका पिता किसका क्या, वो सब अफला तफली चलने लगी। और वहाँ के बाद मैंने देखा कि आपने इसकी शादी वहाँ क्यों करी थी, कि जब ये लड़की के लिए उपयुक्त लड़का आपको वहाँ भी मिल सकता था तो आपने शहर में क्यों शादी की। तो उन्होंने कहा, लड़की ने खुद मना किया था कि मैं गांव में शादी नहीं करूँगी, जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करूँगी, और कम से कम इतना मकान होना चाहिए, कम से कम इस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए, ये कंडीशंस रखी। तो मैंने कहा ये तुमने कहाँ से रखी होगी। तो उन्होंने कहा कि ये रखने का पीछे एजेंडा जो था वो ये था कि वो ना टीवी सीरियल बड़ा देखा करती थी, और उसने देखा सीरियल के अंदर कि भाई इस तरह के परिवारों में ये सारे मतलब अफलातून कैरेक्टर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर शादी नहीं करूँगी। ओके, तो क्या बोले, औरतों को रास्ता था ही नहीं। भाई देखो, कोई माँ तो अपनी बेटी को ये कहकर अपने घर से विदा नहीं करती है कि देख के बच के रहना, तेरी सास जो है वो राक्षसी है या वो षड्यंत्रकारी है तेरी ननद, ऐसा तो कुछ कहती नहीं है। वो तो प्रेम से रहने का ही संदेश दे करके भेजती हैं। इसी चीज़ को फिर उसको उसके दिमाग में ये बातें कहाँ से आई, तो पता लगा वो सीरियल उसका एक बड़ा कारण रहा। ओके, उसके बाद पहले लड़कियों ने अलग रहना स्वीकार किया कि मुझे ज्वाइंट फैमिली में साथ नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है। फिर ये कानून के तहत लेकर के आए कि परिवार को तोड़ने के लिए उस महिला को जो कि बाहर से आई है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल होता है वैसे, और चीज़ होती है कि एक लड़की जो अचानक से आपके घर में आई है वो आपके रीति रिवाजों को इतना जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, समय लगेगा जी, समय लगेगा उसमें। समझने में उसको। और वो जो शुरुआत के झगड़े रहते हैं, उन झगड़ों को कुछ लालची लोगों ने समाज में एक मैसेज दे दिया कि तलाक का बहुत बड़ा कारण या दहेज हत्या का बहुत बड़ा कारण जो है वो पैसा है और दौलत है। उस चक्कर में कानून आए दहेज रोकथाम के नाम पर, भ्रूण हत्या को रोकने के नाम पर या दूसरी चीज़ों के नाम पर, और उसमें उस घर की महिला को दे दिए ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार। अब जैसा कि हम लोग चौधरी साहब के साथ बैठे पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, तो वो एक लाइन बड़ी स्पष्ट रहती है कि पंचायत में झूठ नहीं चलता और कोर्ट में सच नहीं चलता। सच नहीं चलता। तो कोर्ट में सच चलता नहीं है। जब आप तलाक के लिए केस करोगे या आपको मारपीट कर दी है आपके पति ने, और उस टाइम पे मान लो आपके घर में झगड़ा हो गया है और आपने मारपीट का केस दर्ज कर दिया है, उस केस में फिर वकील सलाह देता है लड़की को कि देखो ऐसे सिंपल पति के ऊपर सच्चाई का केस करोगे तो बात नहीं बनेगी, देवर को भी लपेटना पड़ेगा, सास ससुर को भी लपेटना पड़ेगा, सबको लपेटना पड़ेगा। और फिर भरमार आई फिर ऐसे केसेस की। ऊपर से जुडिशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं, जस्टिस जो डिपार्टमेंट है, उसके भी आदेश आए पुलिस वालों को, और मिनिस्ट्री के भी आदेश आए पुलिस वालों को कि दहेज वाले मामले में लड़की की जो कंप्लेंट है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे मामलों में चाहे हो या ना हो, दूसरे मामले बेशक पेंडिंग पड़े रहें, लेकिन इन पर फटाफट होनी चाहिए। महिला आयोग भी एक्टिव हो जाता है। हालांकि एप्स्टीन पे रिपोर्ट आती है तो महिला आयोग को सांप सूंघ जाता है, एक भी आयोग ने ठीक है, कोई मानवाधिकार आयोग, सब गायब हो जाते हैं, मतलब वो सब खत्म हो गया। लेकिन उस टाइम पर ये आदेश आए कि तुमको एकदम से प्रोएक्टिव काम करना है, और इससे समाज में बहू के प्रति, पारिवारिक ढांचे के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। फिर फिल्में इस तरह की आ गई जहां पर नंगापन प्रदर्शित किया गया। फिर आप देखिएगा मोटरसाइकिल भी बेच रही है लड़की मॉडल है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रही है लड़की मॉडल है, सिगरेट बेच रही है तो लड़की मॉडल है, सेंट बेच रहा है कोई, डिओड्रेंट बेच रहा है तो लड़की मॉडल है, साबुन बेच रहे हो तो लड़की मॉडल है,
टिफिन बेच रहा है तो लड़की मॉडल है, ऑफिस का स्ट्रक्चर, इवन रियल एस्टेट में भी लड़की मॉडल है, शराब भी लड़की, यानी शराब बेच रही है तो लड़की मॉडल है, कोल्ड ड्रिंक्स बेच रही है तो लड़की मॉडल है। इसका मतलब ये लगने लगा कि ये औरत को भोग की वस्तु के तौर पे पेश करना चालू कर दिया सिनेमा सर ने। ये तो इतने गिर गए अब तो, ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो अडल्ट्स यूज करते हैं, हाँ, वो भी सारे लड़कियां बेच रही हैं। लड़कियां बेच रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में लड़की को एक भोग की वस्तु के तौर पे प्रेजेंट करने का प्रोपेगेंडा इस पूरे बाजार ने उठाया। इधर से परिवार डरा हुआ है, इधर से लोन में परिवार दब रहा है, इधर से समाज में अशांति और नशा है, इधर से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां लगातार जा रही हैं तो परिवारों में टेंशन है, इधर से कानून भी समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, उधर जो है जो पंचायती ढांचे में, क्योंकि यहाँ से अगर मामले सुलटने लगेंगे तो पंचायत में और वहां होने लगेगा, तो सरपंच को भ्रष्टाचारी बना दिया गया है और खाप पंचायतों के जो चौधरी लोग थे पुराने जिनको समझ थी उनको विधानसभा भेज के उनको करप्ट कर दिया गया है। और अब जो खाप पंचायतों में वहां बैठे हुए लोग हैं वो इतने समझ वाले भी नहीं है और अभी उनके पास इतना समय भी नहीं है कि फुल टाइम वो समाज के लिए अपना दे सकें। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर, मतलब संभालने वाला स्ट्रक्चर खराब हो गया, इधर से फैमिली स्ट्रक्चर खराब हो गया, इधर से फिर साधनों ने आपके जीवन को ऐसा कर दिया कि आपके घर में झगड़े हैं तो रिश्तेदार पहले 2 दिन 3 दिन रुककर आपके परिवार को संभाल सकता था, समझा सकता था, बैठ सकते थे, बातचीत कर सकते थे। अभी क्या है, पंचायत सुबह 11 बजे होगी, गाड़ी से 11 बजे आएंगे, 2 बजे तक जो होना हो जाएगा, 2-3 बजे तक वापस सबको वापस जाना है। तो इस समय की भी उपलब्धता खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के ये सारे कारण उस चीज को पुश कर रहे थे कि समाज टूटे और पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये काम होने लगे। तो इसमें जुडिशरी ने बहुत बड़ा, बाजार ने बहुत बड़ा रोल अदा किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर, व्यक्तिगत अपनी सॉवरेनिटी के नाम पर जो खेल, जो गंद बाजार ने मचाया उसका नतीजा भुगतना पड़ा फिर परिवारों को। उसी के नतीजे स्वरूप, उसी के फल स्वरूप जो है आज अपना सारा का सारा ढांचा टूटने के बिल्कुल कगार पर है, जहां पति और पत्नी एक कमरे में ज़रूर बैठे हैं लेकिन बातचीत करने का उनका कोई इरादा नहीं है, बातचीत का उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। बात करते हैं तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगा था। मेरे एक ट्रेनिंग में, पेरेंटिंग के ट्रेनिंग हो रही थी, हम लोग शिमला में थे, वहाँ 7 दिन की ट्रेनिंग थी। तो 7वें दिन हमारी एक कैंपिंग थी, ट्रैकिंग का टाइम था। ट्रैकिंग में एक लेडी बैंगलोर से आई थी और उसने देखा हम लोगों को, और जब वो पूरे प्रोसेस में चल रही थी तो बीच रास्ते में उसने मुझे एक बात पूछी कि गुरुजी एक बात कहूँ, पूछूं? तो मैंने कहा पूछिए, क्या था? बोला आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? मैंने कहा हाँ। यहाँ और भी कई सारे कपल आए हुए हैं? मैंने कहा हाँ। ये 7 दिन से देख रही हूँ सब हंसते हंसते बात करते हैं आपस में। मैंने कहा हाँ। कहते हम शहरों में तो हम हंस के पति पत्नी 15 मिनट से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बात कर पाते हैं। बिल्कुल। इतना लंबा समय कैसे कर लेते हैं ये बिना झगड़ा किए? तो मैंने कहा ये तो मतलब ये सवाल कैसा अजीब सा सवाल है। बोला नहीं, हमारे वहाँ तो हस्बैंड वाइफ को, मतलब मेरे तो जितने जानकार कपल हैं इस तरह के हालात हैं। मैंने कहा वो जगह की ऊर्जा है। बोले जगह की कैसे ऊर्जा है? तो मैंने उनको बताया कि जो क्यूबिकल स्पेस है, जैसे कोई भी ऐसा डब्बा, घर मतलब जिसकी 6 दीवार हैं, 4 साइडों में, एक नीचे और एक ऊपर, उनमें से कोई 2 दीवार अगर ओपन नहीं है तो आपका जो एनर्जी है वो वहीं के वहीं कंसोलिडेट हो जाएगा। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई 2 दीवार, कोई 2 चीज़ें ओपन होनी चाहिए। तो वो कौन सी हो सकती हैं? नीचे कच्चा फर्श हो और ऊपर मिट्टी, लकड़ी और लोहा हो, खाली सीमेंट नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ओपन माना जाएगा वो पार्ट। और फिर उसके बाद उस घर में, आपके घर में तनाव, डिप्रेशन, बीमारियां और ये लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बोले इतनी बड़ी साइंस है? मैं कहा सिर्फ ये साइंस नहीं है, आपके घर में दूसरा कोई डब्बा भी नहीं होना चाहिए जहां एनर्जी स्टोर हो। छोटे मोटे एक तरफ स्टोर की अलग बात है, बेडरूम में नहीं। बोले हमारे तो बेडरूम ही डब्बे बने हुए हैं, उसी के अंदर सामान रखते हैं। तो फिर आपके घर में तनाव होगा ही होगा, पति पत्नी का रिश्ता रहेगा ही नहीं, आपका शरीर अकड़ा हुआ उठेगा, बीमार आदमी कैसे चलेगा? और ये तो सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो सेकंड ब्रेन, बल्कि इसको पहला ब्रेन बोलेंगे, वो हमारे गट में होता है।
मतलब पेट खराब होता है तो दिमाग खराब होता है, ना कि पेट से शुरुआत होती है। ना कि रिवर्सल। तो सारा खेल पेट से स्टार्ट होता है, गट से। तो मैंने कहा गट हेल्थ अगर आपकी खराब है तो आपका कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। तो वहाँ से चीज़ें समझ में आती हैं कि यार सारा ही कुछ प्लान करके ख़राब किया गया है। और इसको समझने के बाद ये समझ आया कि डॉक्टर है, वो सिर दर्द हो रखा है, सिर दर्द की दवाई दे देता है, पेट दर्द हो रखा है, पेट की दूसरी कोई चीज़ है तो उसकी, परंतु गट पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, मिजाज पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, आपके लाइफस्टाइल पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो किसी ना किसी को इस पे बात करनी पड़ेगी, ये सोच करके हम लोग घर से निकले। ये जो परिवार सब टूट गए हैं, स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। एक्चुअल में तो ये होता है कि जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा, जितने संयुक्त आप रहोगे, उतनी आप एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते हो, संगठित रह के, गाँव के तौर पे, परिवार के तौर पे। तो ये हालात तो आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब बच्चे अलग हैं, माँ बाप अलग हैं, माँ बाप में भी माँ अलग है, बाप अलग है। तो आप क्या देखते हो, क्या चीज़ें इससे भी आगे जाएंगी और भी ख़राब होंगी? अगर हाँ तो क्या होगा? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके साथ हो रहा है उसमें फ़ायदा किसका है। आपके अलग होने में पॉलिटिक्स करने वालों का फ़ायदा है, आपके अलग रहने में बाज़ार का फ़ायदा है। एक घर में 10 लोग रहते हैं तो बाज़ार जो है वो एक जगह पर रह जाएगा। अगर उस घर में 2-2 लोग अलग अलग 5 परिवार हो जाएं, अगर चारों लड़के बाहर हो जाएं, माँ बाप अलग से, तो फिर 5 घर चाहिएंगे, 5 गाड़ियाँ चाहिएंगी, 5 बाइक्स चाहिएंगी, 5 स्कूटर मतलब हैं, 5 फ्रिज चाहिएंगे, 5 कूलर, 5 एसी, 5 मोबाइल, 5 टीवी, 5 ब्रश, 5 बाथरूम, 5 जगह पे पंखे, 5 जगह पर सारा सेटअप, यानी कि 5 घर हो जाएंगे। चलेंगे आपकी, हाँ, सब 5 कुछ मोबाइल रिचार्ज सब कुछ होंगे, 5, हाँ सब कुछ सारे 5 एसी चलेंगे, 5 सारा का सारा 5 गुना हो जाएगा। तो बाजार को इसमें बहुत फायदा है। बिल्कुल। और अगर 5 की बजाय 10 हो जाए तो, यानी मोबाइल भी 10 हो जाए, बाथरूम भी 10 हो जाए, तो और फायदा है। तो बाजार का बहुत बड़ा फायदा है। तो बाजार ही फंडिंग करता है पॉलिटिकल पार्टियों को। तो पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग देकर के ऐसी पॉलिसीज और ऐसा खेल लाया जा सकता है कि बाजार का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आगे आने वाले समय में बाजार क्या करने वाला है, चूंकि आपको ऐसे घर में बंद रख दिया क्यूबिकल में, ऊपर से आपके खेत में ऐसी केमिकल डाल दिया जिससे कि आप नपुंसक और बांझ हो रहे हो, इधर से आपके खाने में वो केमिकल डाल दिए कि आप हेल्दी भी नहीं हो, फिर आपकी कमाई भी खत्म कर दी कि एआई आ रहा है और इंटरनेट की उसकी वजह से जो है सब कुछ खत्म हो गया है, तो आपके पास इनकम का भी सोर्स नहीं है, तो आप कमा भी नहीं पाओगे। तो अब बच्चे पालने में भी अब समर्थ नहीं हो, बच्चे पैदा करने में ही समर्थ नहीं हो, तो ये हाल हो जाएगा। खेत का बीज भी बांझ हो चुका है, पशुओं का बीज भी बांझ हो चुका है और आदमी का बीज भी। जब बीज नहीं होगा तो आईवीएफ से बच्चे पैदा करोगे। अब तो वो कह रहे हैं आईवीएफ से नई फैक्ट्री में भी पैदा कर सकते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल वूम्ब भी बना चुके हैं, गर्भाशय बना चुके हैं आर्टिफिशियल। फिर वो कह रहे हैं कि अब देखो आर्टिफिशियल बीज हो गया, आर्टिफिशियल बच्चा हो गया, आर्टिफिशियल मीट कह रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन आ जाएगा। सर चने आने लग गए, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आर्टिफिशियल प्रोटीन और फिर लग गए है ना, फैक्ट्री में बना हुआ मीट आने लग गया है। अच्छा, तो अब आपके पास ये सारा कुछ आर्टिफिशियल है। और बाजार को फायदा किससे होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा अलग रहेंगे। तो अभी वो कह रहे हैं आपके पास अगर कमाई का साधन नहीं है तो हम आपको वीडियो देखने का पैसा दे दिया करेंगे। ये आ रहा है अभी आ रहा है कि आपको देखने का भी पैसा मिलेगा। आ रहा है अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपको हाँ, वीडियो देखने का पैसा मैं मिलेगा। ये तो 5 साल से बोल रहा हूँ। इनका प्लान क्या है कि आपको स्क्रीन पे चिपका के रखना है। अगर सिंपल वीडियो देखी है तो आपको इतना डॉलर आएगा, इतने सेंट आएंगे। अगर आपने उस वीडियो के दौरान जो स्क्रीन पे आया है उसमें से कोई चीज़ चॉइस की है तो इतना पैसा मिलेगा। अगर आपने वीडियो के अंत में पूछे गए सवालों के सही जवाब दिए हैं, इतने % के हैं, तो इतना डॉलर मिलेगा, इतने दे तो इतने। तो मतलब आपको हर लाइन को बहुत गौर से सुनना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सर आप चला के छोड़ दोगे, सिर्फ सुनते रहोगे, एआई आपके फोन के थ्रू ही आपकी निगरानी करेगा। वो फ्रंट कैमरा से आपको बताएगी कि वो आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, है ना। तो मतलब पूरी तरह से कंट्रोल, खूब सारा पैसा शुरू में देगा। वो आपको देख रहा है, साथ में आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब परिवार का हर आदमी अपने अपने फोन में कमाई के लिए उनकी वीडियोस, उनका प्रचार, उनका एजेंडा, उनका प्रोपेगेंडा देख रहा है। ठीक है।
इधर से बच्चा आपका जो है वो आर्टिफिशियल है ही है। तो आपके बच्चे पालने के लिए आया तो आई गई है कॉन्सेप्ट के रूप में। साफ करने के लिए रोबोट आ ही गया है, पोछा मारने के लिए। फिर ड्राइवरलेस कारें आ ही गई हैं, तो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो पूरी तरह से टोटली कंट्रोल्ड सोसाइटी की तरफ वो लोग लेकर के जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया वहाँ से, आरबीआई से 1.25 लाख करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया। वो बोल रहे हैं सर यही बात, ठीक है ना? नहीं, अभी गायब हुआ ना, रुपया गायब, उधर से सोना गायब हो गया आरबीआई से। फिर वो कह रहे हैं नोट जो है बंद करने पड़ेंगे, नए नोट लेकर के आएंगे। फिर कह रहे हैं नहीं नहीं, ये नोट से तो ना वायरस फैलता है, अभी नया नोट आएगा उससे वायरस फैल जाएगा। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, आपको सीबीडीसी देंगे हम, उसमें चोरी नहीं होती है। साइबर अटैक का खतरा सिर्फ यहाँ पर आईसी में है, सीबीडीसी में नहीं है, डिजिट्स में नहीं है। तो नोट लेकर के डिजिट, और डिजिट के बाद में सीबीडीसी, रुपये से ई रुपया पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब सोसाइटी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। गाड़ी में किल स्विच लगा हुआ है, उनकी मर्जी के बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आपके घर का सारा टोटल सब कुछ प्रीपेड हो चुका है, बिजली से लेके पानी तक, और सब कुछ प्रीपेड है। बैंक खाते में पैसा पड़ा है तो बिजली चलती रहेगी, पैसा कटता रहेगा। बैंक खाता भी आ चुका है सर। ई रुपया तो बहुत टाइम पहले लॉन्च हो गया। तो ये हो गया। अब आप देखिए, पानी आपका प्रीपेड हो गया है, बिजली आपकी प्रीपेड हो गई है, पेट्रोल डीजल तो पड़ा होगा तो ही गाड़ी चलेगी। सरकार की सारी बात मानोगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। सड़क के ऊपर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो गड़बड़ हो जाएगी। काम करने के नाम का तुमको पॉइंट्स मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पॉइंट्स कटेगा। सरकार का फेवर का बोलोगे तो पॉइंट मिलेंगे, अगेंस्ट बोलोगे तो कटेंगे। एक डिस्टोपियन सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं। सोशल क्रेडिट बोलते हैं, सोशल क्रेडिट स्कोर बोलेंगे, कार्बन क्रेडिट भी बोलेंगे इसको। इसके नाम पर पूरा प्रोपेगेंडा चलेगा, और फिर हर आदमी केवल अपनी सॉवरेनिटी बचाने के लिए काम करेगा। ना कोई पति पत्नी, क्योंकि फैमिली कल्चर खत्म, ना कोई पिता पुत्र, क्योंकि खून का रिश्ता खत्म, कोई इमोशंस नहीं, क्योंकि चिप लग चुकी है आपकी गर्दन के अंदर, अकाउंट में डिजिट्स ही आते हैं, और आप आधे ह्यूमन आधे रोबोट यानी कि ट्रांस ह्यूमन की तरफ आप जा रहे हैं। फिर जब चाहें जिसका मर्जी बटन बंद कर दें, जैसे गाड़ी बंद हो जाती है वैसे चाहेंगे आपको वैसे यूज कर, वैसे ही चलना पड़ेगा। इसमें इस तरफ जा रहे हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल आता है यहाँ पे आता है डॉक्टर साहब, ये कि देखो ये जो इतना कुछ हो रहा है ना, लोग इस पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? कौन कह रहा है कि नहीं कर रहे? सर सुनो एक बार, मैं बताता हूँ। वही तो जो एक्सेप्शनल लोग हैं, कई लोग क्या होता है, सुनते हैं, समझते हैं और जांच करके मान लेते हैं जी। कई लोग क्या है, झूठ में जीना चाहते हैं। ठीक है। अब मान लो उनको सच सुनना ही नहीं है ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा। मैं बताता हूँ आपको, झूठ में कोई भी जीना नहीं चाहता है। जो आपने बोला ना कि कुछ लोग झूठ में ही जीना चाहते हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैंने आज तक एक भी व्यक्ति झूठ में जीते हुए नहीं देखा, या ये कहते हुए नहीं देखा कि हाँ मैं झूठ में जीना चाहता हूँ। असल में वो झूठ में जी रहे होते हैं, और वो ये सोच रहे होते हैं कि हम सच है, ये सच है। तो उनके लिए एक्चुअली का जो झूठ है वो सच लगता है उनको, और चूंकि आपके सच बताने से उनका वो सच होने का जो सपना और इल्यूजन है वो टूटता है। और कोई भी आदमी अपना इल्यूजन नहीं टूटने देना चाहता। अगर किसी को मैं ये बताऊं कि तुम्हारे पुरखों को भी आरबीआई ने मूर्ख बनाया, तुमको भी बना रहा है, तुम्हारे बच्चों को भी बनाएगा, तो वो कैसे मान लेगा कि उसके पुरखे भी मूर्ख थे और वो भी मूर्ख है? उसके लिए उसको किताब पढ़नी, उसके लिए इल्यूजन टूटना पड़ेगा, इल्यूजन को मानना पड़ेगा। और आसान नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के लिए ये कहना कि हाँ मेरा मूर्ख बना दिया गया, हाँ मेरे को नहीं समझ में आया, हाँ तुम ठीक कहते थे देवेंद्र। आप बताइए ये बात कैसे कहोगे, कैसे कहेगा कोई? बिल्कुल, तो इसलिए इल्यूजन उनकी रियलिटी बन चुका है। इल्यूजन ही रियलिटी बन चुका है, और इल्यूजन के टूटने से उनको जो दर्द होगा, उस दर्द से बचने के लिए वो आपकी बात को मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। इससे ज्यादा दर्द जिस दिन उनको आएगा, उस दिन अचानक से एक दिन उनकी नींद खुलेगी और बोलेंगे कि वो जो बलहा रहा था वो ठीक ही कह रहा था। जैसे अब क्या करें बताइए भाई? जैसे पिछली बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया गया, जब वो सच हुई तो उनको लगा कि तब लगा। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, समाज को तो बिल्कुल तोड़ के अलग कर दिया गया है। अब लोगों को जमीनों से मुक्त भी करना है उनको।
ज़मीनों से मुक्त भी करेंगे। ज़मीनों से मुक्त कैसे होगा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? अभी फ़िलहाल जो है मैक्सिमम लोगों की ज़मीन बैंकों में लोन पर पड़ी है, या तो किसान क्रेडिट कार्ड उन लोगों ने बनाया हुआ है। दूसरा, उनके घरों पे भी लाल डोरा तोड़ करके लोन देने के लिए बैंक वालों के रोज़ फ़ोन आते हैं। तीसरा, स्टार्टअप के नाम पर भी लगभग हर आदमी को लोन दिया हुआ है। चौथा, मोबाइल के नाम पर, मोटरसाइकिल के नाम पर, कार के नाम पर, फैक्ट्री के नाम पर, टॉपअप के नाम पर हर किसी को लोन में वो लोग फंसा रहे हैं। जिसने लोन नहीं लिया हुआ है उसको कॉल करके कह रहे हैं तुम क्रेडिट कार्ड ही ले लो, और कुछ नहीं लेते हो तो तुम एक बार कुछ तो लो। बिल्कुल। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ ले रहे हैं। जब वो देखेंगे कि कुछ लोग लोन नहीं ले रहे हैं, उनके क्रेडिट का ऑफर आ जाएगा, 0 इंटरेस्ट पे ले लो, 15 दिन में वापस कर देना, 1 महीने में। एक बार आदमी लोन के जाल में एक बार फंस जाए, फिर उनको पता है कि इस दलदल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अचानक से आए पैसे को खर्च करना हम लोगों को नहीं आता है। नहीं आता, आदत ही नहीं है। आदत ही नहीं है उसके कि उसको होल्ड करके रख लें, घर में बचा के रख लें, उसका गोल्ड ले लें या उसकी ज़मीन खरीद लें, ऐसा कुछ हमको नहीं आता है। तो अब वो क्या करेगा कि जब अचानक से एक दिन साइबर अटैक और पावर अटैक आ जाएगा, कि साइबर अटैक हो गया और सब कुछ उड़ जाएगा, मतलब इंटरनेट गायब हो जाएगा। और जब इंटरनेट शाम को वापस आएगा, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अमेरिका में अभी 2 महीना पहले ब्लैकआउट हो चुका है, ट्रायल उन्होंने कर लिया है मतलब। तो उसमें जब, और ये बातें हम 5-6 साल से बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट उड़ेगा जी। अब आपका अकाउंट वहाँ जब इंटरनेट आए तो अचानक से देखो कि आपका खाता खाली है। आपने लोन लिया हुआ था 10 लाख का, आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी 5 लाख की जी, 20 लाख की जी। तो अब आपको क्या लगता है कि चलो 20 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, 10 लाख ही लिया था, गायब ही तो हुआ है लोन, कोई अकाउंट ही तो गायब हुआ है, लोन तो 20 लाख का ले रखा है मैंने, खुशी होगी उनको, लोन तो 20 लाख का ले रखा है और अकाउंट में 10 लाख पड़े थे, 10 लाख उड़े हैं, तो उसे लगेगा लोन शून्य हो गया, लोन भी शून्य हो गया, तो 10 लाख में 20 लाख का लोन जीरो हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपना अकाउंट चेक करेगा तो उसे पता चलेगा अकाउंट तो जीरो हो चुका है, लोन जीरो नहीं हुआ है, लोन जो का त्यों है। फिर आप बैंक में जाओगे कि ओहो 10 लाख गायब हो गए, अब कहाँ जाऊँ मैं। फिर आप बैंक में जाओगे, मेरे 10 लाख पड़े थे गायब हो गए, बोलेगा दिखाओ सबूत। आप कहोगे यार 3 दिन पहले मैंने ट्रांजैक्शन की थी और उसमें बैलेंस आया था। स्क्रीनशॉट नहीं आता सर बैंकिंग ऐप का किसी का भी? हाँ नहीं आएगा ना, स्क्रीनशॉट आएगा नहीं, साथ में मैसेज आया होता है। जब आप मैसेज चेक करोगे उस बैंक के सारे मैसेजेस गायब हैं। किसी मैसेज में पूरी डिटेल नहीं होती? नहीं होती ना। मेल में पूरा अकाउंट नंबर, मेल में जाओगे अगर आप ईमेल में जाओगे तो ईमेल में जो आपको मेल में स्टेटमेंट आई हुई है वो भी गायब मिलेगी जी। आपके फोन में आपने सेव करके फाइल रखी हुई थी वो भी गायब मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट उन्हीं का है। हाँ सब कुछ उनका है। और वो शब्द जहां जहां वो कीवर्ड डाल देंगे उस कीवर्ड का इस्तेमाल की हुई हर चीज गायब हो चुकी होगी जी। वो उन्होंने टेस्टिंग किया था कोविड के टाइम पर। कोविड में कोविड शब्द बोल देते तो वो आ जाता, एक शब्द बोलो बस खाली वैक्सीन, वो अपने आप आ जाता, वैक्सीन बोलिए तुमने इसमें और इसका है। यानी एक खाली शब्द पे वीडियो उड़ जाने का काम एआई अपने आप करता है। वो आपसे 100 साल आगे चल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट का डिटेल का जितना मैसेजेस आपके फोन में है वो सब हो चुका है शून्य, लेकिन लोन वाली सारी डिटेल वहां पर पड़ी हुई है जी। अब आप साबित कैसे करोगे जी। जितने लोग मोबाइल देख रहे हैं या जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे पूछ कर देखेंगे, आप कमेंट में भी बताइएगा, क्या आप अपनी स्टेटमेंट का प्रिंट आउट अपने पास रखते हैं? क्या आप अपनी जो बैंक की कॉपी है उसको रेगुलर अपडेट करते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि यदि आपके फ़ोन से मैसेज और ईमेल गायब हो जाएं तो आप ये साबित कर पाओगे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है? कोई ऐसा किसी के भी पास नहीं है। आदत ही खराब कर दी हमने, लोगों के पास पासबुक ही नहीं पता उनको कहाँ रखी है। हाँ जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप बैंक में ये साबित नहीं कर पाओगे कि बैंक में 10 लाख रुपया था। बिल्कुल। अगर नहीं था तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला अगर साबित नहीं कर पाए। लेकिन लोन ले रखा है वो डिटेल पूरी लोन है। बचेगा। अब आप कह रहे हो कि भैया लोन पड़ा है, आप कहते हो डॉक्यूमेंट नहीं है। अब बोलोगे 20 लाख वो जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है 20 लाख का लोन है, या तो चुकता कहाँ से करोगे? बैंक खाता ही शून्य हो चुका है। कैश रखने पर पाबंदी है, कैश रखने पर पाबंदी है, कैश किसी के पास बैंक खाता शून्य हो चुका है, लोन पेंडिंग है, उस पर प्रॉपर्टी अटैच है, और जो प्रॉपर्टी अटैच है उसका फाइनेंस का डिपार्टमेंट अडानी को दिया जा चुका है। हाँ, वो हो चुका, एग्रीकल्चर फाइनेंस अडानी को दिया जा चुका है। और अडानी की कंपनियों में ब्लैक रॉक की फंडिंग है।
ब्लैक रॉक रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर की है। इसका मतलब है जिस जमीन का मालिक बैंक हो जाएगा, उसका मालिक अडानी हो जाएगा, उसका मालिक रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगी। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, जो रॉकफेलर की ही कंपनी थी, वो सबको पता है रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर की थी, वो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस वक्त, अब वो आपके देसी व्यापारियों के रूप में आ रही है। महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, जितने टाटा हो गया, ये सब की सब वहीं से चलती हैं, ब्लैक रॉक से ही, शेयर मार्केट से ही। अर्थात अब आप बता दीजिए, इस सिचुएशन में आप अपने मकान को कैसे बचाओगे, आप अपनी ज़मीन को कैसे बचाओगे? ऐसे में सर लोग सड़कों पे नहीं आ जाएंगे, हालात खराब नहीं हो जाएंगे? रोबोट खड़ा होगा, एक एक रोबोट के पास अनलिमिटेड गोलियों की सप्लाई है, एक एक रोबोट 50-50 पुलिस वालों का काम करता है, छोड़ेगा थोड़ी ना। तो ये जेनोसाइड हो जाएगा सर। तो करना ही है, ज़मीनें चाहिए उनको आपकी। पहले भी हुए नहीं क्या? किसी भी कीमत पहले मारकाट नहीं होती थी? बिल्कुल हुई है सर। पहले लोगों को आपकी जगह से विस्थापित नहीं किया गया, पहले जमीनों पर कब्जा करने के लिए नहीं हुआ क्या? अभी हो रहा है सर, गाजा में देखो बच्चों को काटा जा रहा है, हो रहा है ना, कोई बोल नहीं रहा। और ये एप्स्टीन फाइल में जिनके नाम आए एप्स्टीन फाइल हैं, में काट तो दरिंदों से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो जेनोसाइड नहीं करेंगे? वो जेनोसाइड कर रहे हैं पहले, करने के लिए वो पहले भी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हम तुमको ऐसा कर देंगे, वो कह रहे हैं कि तुम लोग अलग अलग रहो। वो समाज को तोड़ने का तबका, जो बिरादरियों में तोड़ना, राजनीति के नाम पर तोड़ना, बिजनेस के नाम पर तोड़ना, आर्थिक असमानता के नाम पर तोड़ना, रंग भेद करना, कपड़ों से पहचान करना, खाना क्या खाते हो उससे पहचान करना, किस देवता को मानते हो, किस भगवान को मानते हो उससे पहचान करना, ये सारा प्रोपेगेंडा का हिस्सा ही तो है सर। जो आप जेनोसाइड की बात कर रहे हो, जो हमारी अभी मंत्री हैं स्वाति मालीवाल, वो अभी बोल रही थी संसद में, उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई लड़की छुड़वाई थी वैशाली से, दिल्ली से, जो 3 किलोमीटर है हमारी संसद से, जीबी रोड जिसको बोलते हैं। वो उनको छुड़वा के वहाँ से बच्ची को ले आई। वो छोटी सी लड़की थी, अंडर 14 थी, उसको इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि उसका शरीर भारी लगे। हाँ, वो उसको लेके किसी सरकारी संस्था में छोड़ के आई, जो ऐसे बच्चों को, अनाथ बच्चों को रखते हैं। वो बच्ची वहाँ से भी गायब हो गई, अभी की रिसेंटली। हाँ। वो उसको ढूंढते रहे, तमाम प्रशासन शासन सबके बावजूद आज तक उस लड़की का पता नहीं वो कहाँ गई, सरकार के हाथों से, पुलिस को भी नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि जब हालात इस लेवल तक खराब है तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कैसे खुद को बचाएं, जब जो उनको लेके जाना है ना वो लेके जाएंगे, आपके हाथों से भी लेके जा रहे हैं वो, तो रास्ता क्या बचा हमारे पास? आप इसमें एक बात सोच कर देखो, जो भी लोग देख रहे हैं वो भी जवाब दीजिएगा और मुझे बताइएगा, और आप भी बताइए जी। मान लीजिए आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, तो आपको जो मदद है वो आपका जानकार, आपके नज़दीक का व्यक्ति करेगा या अनजान और आपके दूर का व्यक्ति करेगा? हमारा व्यक्ति करेगा सर, हमारा व्यक्ति करेगा। जितना नज़दीक का होगा उतना करेगा। बिल्कुल। ये ऐसे होगी सर, हम बैठे हैं, हाँ, तो यहाँ पे अगर आपके साथ, मेरे साथ या किसी के साथ कुछ हादसा होता है तो हम दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते, हम लड़ेंगे, सबसे पहले हम भागेंगे मदद करने के लिए, चाहे जो भी हो। मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि गांव की बहू बेटी के बारे में ज़्यादा रिस्पेक्ट करने की उम्मीद आप अपने गांव के आदमी से कर सकते हो या बाहर के आदमी से कर सकते हो? अपने गांव के आदमी से करेंगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ, जो कि मैं अपने से मान रहा हूँ ये बात, और आपसे भी मैं उम्मीद करूँगा, आप मुझे बताइएगा जी, कि अपने गांव की बहू बेटी की इज्जत की, सम्मान की रक्षा करना या उसको सम्मान देने का जी, ज्यादा दबाव गांव के व्यक्ति पर होगा या बाहर के व्यक्ति पर होगा? गांव के व्यक्ति पे होगा, फर्ज भी होगा उसका, उसका जमीर भी बोलेगा, जमीर भी बोलेगा। बिल्कुल। मैं यदि आपकी माँ बहन और बेटी की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ तो आप भी तैयार रहेंगे आपस में। हमारे अनजान आदमी तो इसमें नहीं, शायद कम हो सकता है, मतलब होगा, मैं ये मानता हूँ, वो तो नियत अगर उसकी अपब्रिंगिंग ठीक हुई, अपब्रिंगिंग ठीक हुई, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे मन में क्योंकि मैंने देखे हैं गाँव में कुछ अपराधी किस्म के लोग, नशेड़ी किस्म के लोग, हाँ। लेकिन जब गांव की बेटी अगर पास से गुजर रही है और वो शहर में खड़े हैं तो वो सीधे ऐसे हो जाते हैं, वो सीधे हो जाते हैं कि वो लड़की आ रही थी गांव की, हाँ बेबे ठीक है, हाँ नमस्ते बेबे, ठीक है बेबे, और चाचा ठीक है, मतलब वो ऐसा बोलेंगे, वो रक्षा करते। थोड़ी देर पहले वो मतलब ऐसे अकड़ में बोल रहे थे, लेकिन गांव की लड़की जैसे ही आई वो मतलब ऐसे ठीक ऐसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। मतलब कि इतना दबाव प्रेम प्यार का और आपस के सहभागिता का रहता है। तो मैं इसको ऐसे मानता हूं
कि गांव के सभी बच्चों की अपब्रिंगिंग अगर समाज के तौर पर होने लग जाए, पूरा समाज उनकी परवरिश में शामिल हो जाए, पूरा समाज उनकी शिक्षा में शामिल हो जाए, पूरा समाज हर बच्चे के रोजगार की गारंटी लेने लग जाए और विस्थापित लोगों को अपने अपने घर भेज दें, विस्थापित लोगों को। आपकी गली में यहां पर रेडी लगाने वाला जो आदमी है वो सीआईडी का आदमी है, आपको नहीं मालूम। कुछ नहीं पता, वो चोर है, आपको नहीं मालूम। वो वहां से कत्ल करके भागा हुआ है, आपको नहीं मालूम। नहीं पता। आप केवल भरोसा कर रहे हो पुलिस के ऊपर कि आधार कार्ड से सब जानकारियां निकल आती हैं। आधार कार्ड से आपको कंट्रोल करने के लिए जानकारियां मिलनी है, सब कुछ व्यवस्था ठीक रखने के लिए नहीं मिलनी है। आधार भी नकली बनने लग गए। सब कुछ बनता है नकली, सब कुछ बनता है यार। अंधों के ड्राइविंग लाइसेंस हमने बनवाए थे और हमने इसको सर बैंक वाले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ फ्रॉड की। बैंक से किसी व्यक्ति ने लोन लिया, 1 करोड़ के आसपास का उसने लोन लिया, आधार कार्ड पैन कार्ड दे रखे थे, हाँ, उसने वो लोन डिफॉल्ट कर दिया सर। अब खेल यहाँ शुरू होता है। वो मुझे बता रहा था उसने आधार कार्ड भी नया बनवा लिया, पैन कार्ड भी नया बनवा लिया, पिछला रिकॉर्ड पता नहीं कहाँ है, और थोड़ा बहुत नाम में चेंज की, दोबारा फिर लोन शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई गारंटी नहीं है, सिस्टम खोखला है। सिस्टम खोखला है। तो लेकिन गांव खोखला नहीं हो सकता। हाँ, गांव की व्यवस्था खोखली नहीं हो सकती, चाचा ताऊ और परिवार खोखले नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो हमारे गांव की बहू बेटियों को, हमारे अनाज को, हमारी शिक्षा को, हमारी ऊर्जा को, हमारे बच्चों को बचाने का काम गांव बेटर कर सकता है या एसपी डीएसपी डीसी कर सकता है? गांव बेटर करेगा। वो शोषण कर रहे हैं हमारे, वो शोषण करेंगे और करते ही रहेंगे, हर किसी का कर रहे हैं। आप वहां तो आपको केवल एक चीज करनी है कि गांव से बैठकर इस बारे में ये चर्चा करनी है कि तुमको यही व्यवस्था चाहिए जो भी चल रही है, या दूसरी चाहिए। ये दूसरी आएगी, ये तोड़ने के लिए ही आ रही है सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है। जमीन, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये बात, अगर पूरा गांव इकट्ठा होता है, जितना भी कर्जा है पूरे गांव का, अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट पे करी हुई है, बाकी का पेमेंट जनता सरकार मोर्चा करेगा कानूनी रूप से, गुंडागर्दी नहीं। अगर बैंक के पास हमारे सवालों के कानूनी जवाब नहीं मिले तो मतलब बैंक फ्रॉड है, ये साबित हो जाएगा, और फ्रॉड आदमी को गांव में घुसने नहीं देना। बिल्कुल। कलेक्टर अगर उनसे जवाब नहीं दिला सकता, नेता उनसे जवाब नहीं दिला सकता, तो फिर वो भी फ्रॉड है। बिल्कुल। हमारी न्याय प्रणाली, हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा खेती, धर्म, हम रोजगार का हम अरेंजमेंट अपने गांव में कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हमारा अरेंजमेंट हमारे गांव में हो गया, लोगों से हमारा कनेक्शन हो गया, लोग एक दूसरे की लिहाज कर रहे हैं, और उसके बाद जमीन का बेचने, खरीदने और नाम करने का अधिकार हमको ग्राम सभा को वापस देना पड़ेगा। यानी हम अपनी व्यवस्था गांव में लेकर आएंगे। कलेक्टर को किसने मालिक बना दिया भाई जमीनों का हमारी, कि वो कह देगा कि आदेश पारित कर देंगे, जाओ, वो एक्वायर हो गई। मैं बताऊं सर किसने बनाया है? हाँ, वो जो समाज को तोड़ा गया है ना, और जो लोगों में डर भरा गया, उनको मालूम नहीं है, उनकी अनजानेपन ने, उनकी अनभिज्ञता ने, उनकी नासमझी ने, कायरता भी नहीं, नासमझी, उनको मालूम ही नहीं है कि डीसी और तहसीलदार के पास कोई औकात ही नहीं है उसको संभालने की। सरपंच, तहसीलदार, डीसी, नेता एक आदेश पारित नहीं कर सकते, एक कानून नहीं बना सकते अगर देश की जनता ना चाहे तो। लेकिन देश की जनता चाह ही नहीं रही है ना कि ये ना बनाए, वो चाह ही नहीं रही है कि ये कानून बने। उनको पता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि उनको ये करना है। मालिक तुम हो, सारा गड़बड़ वहां पर कुछ भी हो जाए वो यानी केवल जागरण और समझ अगर हम गांव को दे दें, और लिखित में फंसते हैं ये लोग, हम लिखित में फंसा सकते हैं, हम इससे पूरी मुक्ति पा सकते हैं। लिखित में कोई कुछ नहीं देना चाहता सरकारी अधिकारी, वो आपसे लेना चाहते हैं। हम देंगे सब कुछ, हम देंगे। देश में जिस दिन हरियाणा के 6713 गांव हैं, 6713, इन गांवों में जिस दिन हमारे पास हर गांव में 10 आदमी हो गए जिनको अपने किए हुए के बदले कोई पैसा या कोई मतलब कुछ भी धन या कोई सहायता नहीं चाहिए, गांव की निस्वार्थ अपने आप कर रहे हैं, जिस दिन वो लोग हो गए, 10 तो कोई ज़्यादा नहीं है। अभी हम घूम रहे हैं, दिन रात लोगों को जगा रहे हैं। अभी पद यात्रा पे निकलूंगा, 23 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हो रहे हैं, आएंगे लोग बाग, मैं समझ रहा हूँ। और जिस दिन ये हो गए उस दिन हम लोगों को, अपने साथियों को लिखना सिखाएंगे कि देखो हर तबके की बात लिखो। एक बार जाओ वाल्मीकियों के मोहल्ले में जाओ, उनकी प्रॉब्लम्स लेके आओ, उनकी प्रॉब्लम्स उनको लिखना सिखाओ। एक बार उनको बोलो कि तुम अपने पढ़े लिखे बच्चों को बोलो कि लिखो। बिल्कुल। फिर इनको क्या दिक्कत है, इस मोहल्ले को क्या दिक्कत है, वो लिखना सिखाओ, उनको लिखना सिखाओ। तुमने नहीं लिखना उनका, हमने किसी को ठेकेदारी नहीं लेनी,
उनको लिखना सिखाना है, बेसिकली उनको मजबूत बनाना है। वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे को, आप एक बात बताइए, हमारी इस समस्या का समाधान करने का अधिकारी आपको बनाया गया है, हम आपको ये समस्या लिख करके दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से तुम चलते हो, हमारी दी हुई ताकत से तुम ये सब करते हो, हम एज जनता, एज मालिक, हमने तुमको रखा है, हम तुमको ये कह रहे हैं हमारी इस समस्या का समाधान करो। नहीं कर सकते तो कारण सहित लिख करके बताओ कि क्यों नहीं कर सकते, क्या रुकावट है। यदि तुम्हारे हाथ में नहीं है तो फिर तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने की क्या मतलब है, और जिसके हाथ में है उसको चिट्ठी भेजो। अगर 28 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम ये मान लेंगे कि तुम नकारा, निकम्मे और ठग हो। मतलब उनसे ये बोलना है कि जो करना है लिखित में करो। हाँ, हम जबानी अब तुमसे बात नहीं करेंगे, जबान से बात नहीं, क्योंकि तुमने हमसे लिखित में मांगा ना सब कुछ, अब हम तुमसे मांगते हैं लिखित में। उसी दिन हवा टाइट ना हो जाए तो बता देना। बिल्कुल, हर मुद्दे का समाधान हम तुमसे लिखित में मांगेंगे। समझ जो पूरी व्यवस्था है ना, हाँ। ये आपके डर के कारोबार बस जिस दिन आप डरना बंद कर दोगे, आपका डर, लालच, नासमझी और इसी पे चलता है। आपको जिस दिन समझ आ गया उस दिन ये सारे के सारे ढेर हैं। जिस दिन आपने डरना बंद कर दिया और मालिक के तौर पे आपने इनके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग डरते हैं सर पुलिस के मुकदमों से, लोग डरते हैं। अरे इन लोगों को ये नहीं पता पुलिस कितना डरती है अपने ऊपर हुए मुकदमों से। जब आप बोलने लगते हो वो अभी वो जो देखा पुलिस वालों के ऊपर मुकदमे हम करना सिखाएंगे लोगों को कि पुलिस वालों को कैसे लपेटना है। ये बेल्ट वाली नौकरी वाले तो मुंह निकलता है इनका, तो दो बात सच की सामने बता दे तो ये सबसे भ्रष्ट है। हाँ, हम लोग सच्चाई पे जब खड़े होंगे ना, इनकी औकात नहीं रहेगी कुछ भी बोलने की। और जो भ्रष्ट होता है वो डरता बहुत है। हाँ, लेकिन ये लोगों को नहीं पता है। पता लगेगा ना अभी धीरे धीरे। इसके लिए कोई निडर इंडिया का, जेएसएम का कोई आपका कोई पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम चलता है जिससे लोग जुड़ सकते हैं? हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ जी, अभी 18, 19 और 20 फरवरी को कोल्हापुर में है। हाँ, वहाँ से आने के बाद हम गांव में वैसे 1-2 कार्यक्रम करेंगे बस, लेकिन 23 मार्च के बाद हम इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को थोड़ा कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे जी। और फिर पद यात्रा निकालेंगे और फिर पूरे गांव को, पूरे समाज को जगाने के लिए निकलेंगे। क्योंकि सर लोगों की जागरूकता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आप बता रहे हो, उसको प्रॉपर तरीके से जो पैटर्न है उसका एजुकेशन दी जाए। पहले तो हमको वो लोग चाहिए जिनको इस व्यवस्था से मुक्ति पानी है जी, वो लोग चाहिए जिनको नई व्यवस्था अपनी बनानी है जी, वो लोग जिनमें इतनी समझ है जो लड़ सकते हैं बिना स्वार्थ के, वो लोग जो उम्मीद दूसरों को दे सकते हैं और खुद आशावान हैं, वो लोग जो 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 भविष्य में यकीन रखते हैं, जो परमात्मा में यकीन रखते हैं और जो कहते हैं कि सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी ठीक किया जा सकता है और कोई बाहर से नहीं आएगा, हम करेंगे अपने गांव के लिए। पहले तो वो लोग चाहिए, क्योंकि लोग स्वार्थी आते हैं। किसी को चुनाव लड़ना है, किसी को अपना सामान बेचना है, कोई आवेदन लगाकर पैसे कमाना चाहता है, कोई वहां आकर के नाम कमाना चाह रहा है। जिसको कुछ चाहिए वो समाज के लिए नहीं कर पाएगा। समाज उन्हीं पर भरोसा करेगा आने वाले समय में जिनको कुछ नहीं चाहिए बदले में। जो हम कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हम हमेशा ये कहते होते हैं कि नहीं, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि ये जो काम कर रहा हूं मैं इसकी दिहाड़ी अपने लिए नहीं मांगूंगा कभी भी, कि ये मेरा काम नहीं था, ये समाज का काम था। समाज के सहयोग से पूरा भी हुआ, जितना हम कर पाए उतना किया और जितना कर पाएंगे आगे भी करेंगे। परंतु ये मानना पड़ेगा सब लोगों को कि गांव का मसला है, गांव को समझ में आएगा तो ही होगा, और गांव खुद शामिल होगा तो होगा। गांव का ही आदमी करेगा, बाहर का नहीं करेगा। बस बाहर की इंटरफेरेंस को ही तो खत्म करना है। गांव से पैसा बाहर निकलना बंद हो जाए, गांव से ब्रेन ड्रेन होना बंद हो जाए। मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, एक बच्चे की काउंसलिंग करने का 1.5 लाख रुपया लेता हूँ मैं। किताब आने के बाद तो 2 लाख कर दूंगा फीस। मेरा ही फायदा मेरा गाँव नहीं उठा पा रहा, बताओ। मतलब मेरा फायदा तो उठा सकता है। बिल्कुल। तो हम ये बताने जा रहे हैं कि अपने गांव के बच्चों की बुद्धिमत्ता का, उनके दिमाग का, उनके टैलेंट का फायदा उठाओ और पूरा गांव मिलकर उनको कुछ लाभ दे दो अपने आप से कम उनको नुकसान ना हो। ये जो गांव में 2 ग्रुप है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो सारी बातें हैं ये सही हैं, सच है और हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक वो जो दूसरा माइंडसेट है वो भी वहीं साइड में बैठा होता है और वो बोलता है अरे कुछ नहीं है, ये फालतू की बातें हैं इनकी, ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तुझे क्या है, तुझे क्या है। तो अपने बच्चे को कहीं नौकरी लगवा दे, कुछ अपना धंधा सेट कर ले, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। देखो, आपका बच्चा अगर नौकरी लग भी जाएगा
और समाज में अपराध होगा, चोरी होगी, भ्रष्टाचार होगा और नशाई नशा होगा, फिर कब तक बचाओगे? नौकरी लगे हुए कितना नशा कर रहे हैं, कितने डिप्रेशन में हैं, कितनी फैमिलीज टूट रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि नौकरी में जो उनको करना पड़ता है ना, हाँ, जमीर मर जाता है, तो तब नौकरी होती है। बिजनेस में भी ऐसा ही हो रहा है। ईमानदारी से बिजनेस करके आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ईमानदारी से कोई भी काम करके आप सर्वाइव, ईमानदारी से पत्रकारिता करके चैनल चला के दिखाओ, नहीं चलता जी, हैं? व्यू नहीं आते, लोग देखते नहीं है। लोग व्यूज नहीं आएंगे, लोग भी नहीं आएंगे, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, आपको एडवर्टीजमेंट्स भी नहीं मिलेंगे, आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगी फाइनेंशियल। 10 दुश्मन भी खड़े हो जाए, दुश्मनी और हो जाएगी, जेल हो जाएगी, मुकदमे हो जाएंगे, परिवार टूट जाएगा, डर का माहौल बना रहेगा, कोई भी अटैक कर जाएगा। तो अभी आकर्षण उपल जेल काट के तो आया है, करमू गया था अभी। करमू गया अभी। तो मतलब ये जो ईमानदारी का कल्चर जो खराब होता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है, उसको दोबारा से रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है। और गांव से जब तक ऐसे लोग नहीं निकलेंगे तब तक हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि कुछ बदलेगा, लेकिन आएंगे और बदलेंगे, इस उम्मीद में हम लगे हुए हैं। एक्चुअली में सर क्या है, एक सवाल है मेरा बड़ा जरूरी है ये। जो जीवन अभी तक किसी ने जिया है, कोई 10 साल का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, अब जो पिछला ताना बाना कॉरपोरेट्स ने या फिर जो रॉकफेलर्स हैं, उनकी फैमिली ने जो हमारे लिए तय किया था, वो जीवन, उस जीवन में, उन चीज़ों में, परिस्थितियों में लोग ढल चुके हैं। तो अगर उनको नई शुरुआत करनी है तो पहले तो उनको ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो था ना, इसके अलावा भी जीवन को आप एक नया रूप दे सकते हो अपने अनुसार, जिसमें आपको स्ट्रेस नहीं हो, बीमारियां कम हो, आपका सौहार्द रहे एक दूसरे के साथ, परिवार हो, खुशी हो, नेचर के आप पास रहो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो कि जो आपका पिछला जीवन था, काफ़ी हद तक आपने किसी और का तय किया हुआ झूठ जीवन जिया और अब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ये आपको क्या लगता है किस हद तक ये पॉसिबल है ये, और इसमें कितना समय लगेगा? ये आप वो कहते हैं ना, समय बदल दिया, हालात बदल दिए और जज्बात बदल दिए, वो ये चीज़ है जो आप बोल रहे हो। मैं बात करते हैं जब सिद्धार्थ की, वो जब किसी को मरे हुए देख रहा है, बूढ़ा होते हुए देख रहा है और सवाल पूछ रहा है और सवालों के जवाब उसकी बुद्धि के हिसाब से उसे उचित नहीं लगते हैं, तो वो घर छोड़कर चला जाता है, बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके, और फिर गुरु ढूंढता है और फिर ढेर सारे गुरु से मिलते हैं, और वो भी जब उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो फिर वो थक हार के फिर बोध, मतलब गया में, सॉरी, बिहार में जो गया है सर, बोध गया है ना, वहाँ जा कर के वो बैठ जाता है और फिर कहता है कि वहाँ उस बरगद के पेड़ के नीचे उसे अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये जो घटना घटी, ये ऐसे घटती है, ऐसे चुटकी में, मतलब ऐसे होता है, आप पुराना जीवन जी रहे थे, उनका बनाया हुआ षड्यंत्र आपके ऊपर काम कर रहा था, आप उनके हिसाब से चल रहे थे, आप सब कुछ जीवन आसानी से गुजर रहा था। फिर एक दिन आप टॉयलेट में गए, टॉयलेट की सीट पर बैठे बैठे आंख बंद करी और पता नहीं जब आंख खुली तो तब कोई और इंसान थे। आप आराम करने के लिए आपने आंख बंद करी और आपके भीतर पता नहीं क्या हुआ और आपको क्या दिखाई दिया, और फिर आंख खुली तो तब आप दूसरे आदमी थे और तब आपको बातें अपने आप समझ में आने लग गई। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, अचानक से साइड में लगाई और जब थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो आप कुछ और इंसान थे। ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जो घटना घटती है ये अचानक से घटती है, और ये घटने का 2026 बहुत सूटेबल टाइम है, और इसीलिए यात्रा निकाल के आपको दिखाएंगे ऐसा घटते हुए आपकी आंखों के सामने कि कैसे हमारी यात्रा से पहले लोग क्या जी रहे थे और यात्रा के बाद मतलब वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम जिस गांव में रुकेंगे वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि रात को जो लोग वहाँ आए थे वो जब हम वहाँ से चले तो वो कुछ और हो चुके होंगे। ये प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे आपको अपनी यात्रा में। ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये जो ऊर्जा काम करती है परमात्मा की, ये जब फ्लो करती है लोगों के बीच में से, और कई लोगों की ऊर्जा जब एक साथ इकट्ठी होती है तो जिस तरह से वो फ्लो करती है सब ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ चलता है। ये सामाजिक तौर पर ये संभव है, सामाजिक, आध्यात्मिक, माइक्रो मॉलिकुलर लेवल पर भी ये संभव है। इसलिए इस ताकत को छोटा मत समझिए। प्रकृति अपना काम करती है, कुदरत अपने काम पे लगी रहती है। उसके काम पे हमें सिर्फ भरोसा होना चाहिए कि जो इतना बड़ा बैलेंस बनाकर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है जहाँ से, वो कोई बैलेंसिंग मटेरियल कुछ है
जो इन बढ़ती हुई ताकतों को बताएगा कि यू आर नॉट सुप्रीम। जो सुप्रीम है वो सुप्रीम रहेगा, वही बताएगा, और वो जब बताएगा वो एक झटके में होगा। हमारे लिए जो आदेश है वो है कि तुम बस अपने इस रास्ते पर चलते रहो जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है। अभी जो ये आप मुझे बता रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और जो एक झटके से परिवर्तन इंसान महसूस करता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको उससे पहले कुछ तो परिस्थितियां उसके लिए अनिवार्य होंगी। और इसमें मैं चीज़ों को ऐड करता हूँ, कृत्रिम चीज़ें, जैसे इंटरनेट है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर अभी फिलहाल उसके लिए सिर्फ खाना ठीक कर लो, और वो सब लोग दुखी हो ही चुके हैं, बीमार पड़े हैं, खाना बदलने के बारे में सोच ही रहे हैं। अभी विचार आ ही रहा है सबको कि यार खाना ठीक होना चाहिए। जैसे ही खाना ठीक करेंगे हो जाएगा। घर में गाय भी ले आएंगे तो और ज़्यादा जल्दी होगा। खेत में अपने हाथ से काम करेंगे, नंगे पैर रहेंगे, और ज़्यादा होगा। कच्चे में चलेंगे, मिट्टी में चलेंगे, और जल्दी होगा। प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कॉटन के कपड़े पहनना चालू करेंगे, सिंथेटिक कपड़ा बंद कर देंगे, गाड़ियों में ट्रैवल कम से कम कर देंगे, फ्लैट्स में रहना कम कर देंगे, खुले आसमान में रहेंगे, पेड़ों को हक करेंगे, और पानी, बहते हुए पानी को साफ रखने की कोशिश करेंगे, और बहते हुए पानी में नहाने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप हो जाएगा। जो ये व्यवस्था परिवर्तन आपने बताया कि इस लेवल पे हमें, नेचुरल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे हम पूरा चेंज करके सिस्टम को रख देंगे। हम नहीं, समाज जिसने सिस्टम बनाना है, और जिसका सिस्टम है वही बनाएगा ना। हम लोग क्या है, हम लोग मजदूर आदमी है बेसिकली। बड़ा ठेकेदार जो है ना, वो जिसने पूरी दुनिया बनाई है, हमारे भरोसे थोड़ी बनाई है, उसने अपने भरोसे। वो हमारे को ऐसे मजदूर ले गए, दिहाड़ी पे रखता है वो अपने जैसों को ना, कि आज भाई छत का लेंटर का काम है, लेंटर वाले आ जाओ, आज दीवार का काम है वो आ जाओ, आज बिजली का काम है वो आ जाओ। तो जो समाज में जिस तरह की ज़रूरत रहेगी वो वैसे वैसे लोगों को तैयार करके रखे हुए है उसने। वो जब ज़रूरत पड़ेगी अपने आप इकट्ठा भी कर देगा और अपने आप काम पे भी लगा देगा। डॉक्टर साहब, अगर स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रहे हो तो मुझे एक चीज़ समझाओ आप, कि ये दर्शकों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपने बोला कि हमारे लिए आदेश है, उसका आदेश है कि नेचर के लिए आपको ये कार्य करने हैं। और अगर इसी अध्यात्म में थोड़ा गहराई से हम जाते हैं तो वहाँ पे सर क्या है कि इंसान जो है वो होमोसेपियन है, यानी जैसे बाकी स्पीसीज है वैसे इंसान है। तो आप जो है इंसान को बाकी स्पीसीज से अलग कैसे देखते हो? क्या सिर्फ इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि आपके दिमाग में न्यूरॉन्स थोड़े से उनसे ज़्यादा है? काफ़ी सारी स्पीसीज सोच भी पाती हैं, वो भी काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है, तो जो नास्तिक लोग हैं वो ये मानते हैं कि भाई ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है और ये अध्यात्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये और किसी स्पीसीज में नहीं है, ये इंसान ने बनाया है, इंसान ने ही भगवान को बनाया है। आप इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे और कैसे प्रूव कर पाएगा इसको? एक्चुअली इंसान ने भगवान को नहीं बनाया है, और ये डिबेट का मुद्दा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जानने का मुद्दा, जागृति अभी का कुछ दिन पहले जावेद अख्तर साहब का मैंने डिबेट देखा था जी, ललन टॉप पे आया था, बहुत लोगों ने देखा उसे। तो वहाँ उनके मौलवी साहब जो हाँ वो जो बता रहे थे ना, तो मैं देख रहा था कि मौलवी साहब ने अगर एक्सपीरियंस किया होता गॉड को जी, तो तब भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो जी। हालांकि जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो इंटेलेक्चुअल बात पे कर रहे थे, लॉजिकल बात पे कर रहे थे, पर बियॉन्ड लॉजिक जब आप जाओगे तो भी समझ में नहीं आएगा जी। हाँ, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि एक्चुअली हम गॉड ही हैं असल में, जो खुद के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जो मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे खुद को रख के देख रहा है। यानी आप भी मैं ही हूँ, मैं भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, जितने हैं वो भी मैं ही हूँ। तो मैं अपने आप को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रख के देखता हूँ, अलग अलग जगह से निकल के आता हूँ, अलग अलग टाइमिंग पे आता हूँ, अलग अलग उस पे लोकेशन पे, और तब मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि अब मैं ये करूँ तो कैसा होता है, ये करूँ तो क्या होता है। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मेरे पास बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है बाकी जानवरों से, न्यूरॉन्स जो एक्स्ट्रा है वो तो है ही हैं, प्लस एक चीज़ है फ्री विल, कि मुझे मालूम है कि ये काम गलत है, ये चोरी है, और मुझे फ्री विल मिली हुई है कि मैं कर भी सकता हूँ ना भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ का डिसीजन मेरा अपना है। तो अब मैं
दोनों तरफ करके देखूंगा। एक बारी मैं करके भी देखूंगा, एक बारी मैं ना करके भी देखूंगा। तो एक बारी मैं चोरी भी करूंगा, एक बारी मैं नहीं करूंगा। एक बार मैं रेप करूंगा, एक बार मैं नहीं करूंगा। मतलब मैं इन द सेंस वो जो फ्रीक्वेंसी है वो परमात्मा, यानी कि आपके अंदर का जानना परमात्मा चाह रहा है। यानी कि अब आप देखोगे एक टाइम पर वो कह रहे हैं सतयुग था, मतलब सारे लोग करके देख रहे थे अच्छा काम। अब कलयुग आ गया है, अब सारी जगह उल्टा काम हो रहा है। मतलब इतने सारे रेप्स हो रहे हैं, इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, एप्स्टीन फाइल में काट काट के खा रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये होने के बाद मुझे कहाँ जाना है, ये फ्रीक्वेंसी से मैं लो जाऊंगा तो मुझे फिर कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, और हाई जा रहा हूं तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जहां से हम आए हैं हमको जाना वहीं पर है, उसी एनर्जी उसी ऊर्जा में जाकर मिक्स होना है। तो जब उसी ऊर्जा में जाकर के मिक्स होना है तो फिर मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। तो जिस दिन उसे समझ में आएगा वो एक झटके से, जैसे डाकू से और साधु बनने का जो प्रक्रिया है वो इतनी क्लासिकल, वो ऐसे समझो आप, ये एक सर्कल है और ये इसके बीच इतना गैप है, और सेंटर में जो है वो न्यूट्रल आदमी है। इधर हद अच्छा आदमी है, इधर हद बुरा आदमी है। जब आदमी सारे अच्छे काम करके पूरे हो जाएंगे, कोई अच्छा काम नहीं बचेगा, तो उससे एक कदम दूर पे सबसे बुरे काम भी हैं। सबसे अमीर आदमी ही सबसे गंदा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अभी देखा, ठीक है, एप्स्टीन में देखा। और जब कोई सबसे गंदे काम कर रहा है, वो जब सबसे सारे गंदे काम कर चुका है, तो एक कदम आगे सबसे अच्छा काम भी है। वहीं पर कोई साधु जो है वो जो डाकू है वो साधु बन रहा है। तो जो सबसे अच्छा आदमी और सबसे बुरे आदमी के बीच में जस्ट एक हल्की सी एक दरार है, बस एक लेयर है। एक लेयर भी नहीं है, बस एक दरार है, एक माइन्यूट सी, जैसे वो कहते हैं ना कि हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, जैसे बस इतना सा है। वो एक कदम आगे टेकेगा तो वो हद बुरा हो जाएगा, वो एक कदम आगे टेकेगा तो वो हद अच्छा हो जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। और जब आप दुनिया को एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी की टर्म में जब आप देखोगे तो तब आप उसको समझ पाओगे। और फिर कोई वेद में बताएगा, कोई बाइबल में, कोई कुरान में, तो वो अलग अलग एंगल से बताएगा, पर इस एंगल से जब आप समझोगे तो वो लगभग वही होगा। इस पर एक अलग से पॉडकास्ट किया जा सकता है। मतलब ये जो आपके बारे में चलती है एक चर्चा मार्केट में, और खासकर जो लोग आपके ट्रेनिंग सेशंस ले चुके हैं, जो आपको थोड़ा करीब से जानते हैं, ये सवाल मैं स्पेशली उनके लिए कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर देवेंद्र बलहारा है, इतने ब्रॉड लेवल पर बोलकर, इतना खुलकर बोलने के बावजूद सरकार से, तंत्र से काफ़ी हद तक खुद को सेफ रखे हुए हैं। इतना क्लियरली बोल पाते हैं, इतना क्लियरली सोच पाते हैं, शब्दों को बयान कर पाते हैं। तो स्पिरिचुअल तौर पर उनका ये मानना है, इनफैक्ट मुझसे भी कहा है कि उन्होंने कोई कुंडलिनी जागृत अपनी कर रखी है, और ये उनकी कोई सीक्रेट विद्या है। क्या ये सच है कि आपने ऐसी कोई थर्ड आई टाइप या फिर कोई कुंडलिनी जागृत कर रखी है अध्यात्म के थ्रू? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। वो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ होती हैं कुछ। देखो सर, किसी की सूर्य नाड़ी खुलती है, किसी की चंद्र नाड़ी होता, दोनों खुली रहती हैं। तो मैंने कहा मुझे तो कभी जुकाम हुआ नहीं आज तक लाइफ में। मैं तो पैदा होने से लेके आज तक, मेरी माँ भी बताती है कि तू ऐसा था, तेरे को बचपन से तुझे कभी नाक नहीं आई, कभी तेरी नाक बही नहीं, कभी तेरी नाक बंद ही नहीं हुई। तो मेरी तो दोनों ही नाड़ियाँ बचपन से खुली हुई हैं, मुझे नहीं पता। फिर रही बात अध्यात्म की, तो मैं समझता हूँ कि ये व्यक्तिगत विषय भी है और ओपन में भी बोलने का विषय है। मुझे नहीं पता है कितना बोलना चाहिए, पर जो लोग मुझे समझते हैं उनको मालूम है। हम सेशंस लेते हैं 4-4, 5-5 घंटे के, उन्हीं लोगों के लिए जो लोग समझते हैं। और कई बार बहुत हद इरिटेटेड आदमी या जो अलग टाइप का आदमी होता है, आई डोंट नो कैसा बोलूँ उस आदमी को मैं, जो नहीं ट्रस्ट करता इस एंगल से, यानी कि जैसे मैं कुछ चीज़ें इधर दिखाना चाह रहा हूँ तो उसने मुंह ही इधर किया हुआ है, तो वो कुछ भी बोल देगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि इस पे हम डिबेट लेकर के जाएं। डिबेट है अपने समाज को सही रास्ता दिखाने का। डिबेट है परिवारों को, लोगों को, अगली जनरेशन्स को असली रास्ते पर लगाना, परमात्मा के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर लगाना। वो आप कैसे करते हो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ये मालूम होता है कि जब मुझसे कोई दोस्त पूछता है कि ये करना है
तो मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आती है करना है तो हम कहते हैं कर देंगे, नहीं आती है नहीं तो नहीं। इतनी सी बात होती है। मैं ना कैलकुलेट करता हूँ कि इसका क्या नुकसान होगा क्या फ़ायदा, ना ही मैं ये देखता हूँ कि इमीडिएटली इसका क्या रिस्पॉन्स लोग देंगे। बस जो अंतरात्मा की आवाज़ कहती है वही होता है। और कुछ हद तक मैं, क्योंकि मैं इसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ, मुझे रात को आदेश होता है, सुबह आदेश होता है, आंख बंद करके जब पूछता हूँ कि आज कहाँ जाना है या अगर कहीं खुद पे से जाना है। पूछते हो? हाँ, खुद ही से होता है, वो पता नहीं कौन है, किससे पूछते हैं। उधर जाना है तो उधर निकल लेते हैं, उधर जाना है तो उधर निकल लेते हैं। खाना सामने रखा है, आती है आवाज़ तो खा लेते हैं, नहीं आती तो नहीं आते हैं। कई बार एक हफ्ता नहीं खाता हूँ, कई बार दिन में 10 बार भी खा लेते हैं, कहीं भी बैठा हुए खा लेते हैं। कई बार पानी पे पूरे 3 दिन 4 दिन निकल जाते हैं, और कई बार बाहर भी खा लेते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई भी नियम ऐसा कुछ मैंने नहीं रखा हुआ अपने लिए। आज आपकी आवाज़ बहुत करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। इनफैक्ट कि जब देखते हैं चैनल पे तो विदेशों में भी बहुत अच्छे लेवल पे लोग आपको देख और सुन और समझ रहे हैं बातों को। बात हमारी चली थी परिवार टूटने से। परिवार टूटे, उनका जुड़ना ज़रूरी है, उनके मन से डर निकलना ज़रूरी है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तब परिवर्तन आएगा। अब जो यहाँ पे समस्या निकल के आती है नीडर इंडिया या फिर जेएसएम या हर संगठन के लिए, खासकर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक जो गांव का गरीब तबका है, अब कई लोग इंटरनली चाहते हैं, ये बहुत हर आदमी का सवाल है, ये वो उलझा हुआ है घरेलू कार्यों में, उसको अपना परिवार चलाना है, उसके पास इनकम नहीं है, उसको पता है कि तू अगर काम नहीं करेगा तो अगला 1 हफ्ता तेरा घर जो है रसोई नहीं चलेगी अच्छे से। सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि लोग अब सिर्फ ये सोचने लगे कि इस महीने का खर्चा चल जाए भगवान। सरकारों ने निचोड़ दिया है, शासन प्रशासन ने चूस लिया है। अब लोग चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनली हर बंदा चाहता है, और उसके सामने समस्या ये आती है कि उसके पास जुड़ने के लिए या वो समय नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं कार्य करेगा तो उसका परिवार नहीं चलेगा, और उस वजह से वो संगठन में समय नहीं दे पाता। तो जो तबका है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो उधर से भी, अभी एक साथी गया है, उसका भी ये सवाल था कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ, बट जो पारिवारिक परिस्थितियाँ नहीं करने दे रही हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या रास्ता बचता है? उनके लिए कुछ सजेस्ट कीजिए। देयर इज नो वे अदर देन द ट्रूथ। अगर आपको मालूम है कि ये काम करना चाहिए जी, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। कुदरत टेस्टिंग करती है आपकी। उधर भी वही सिचुएशन है सर, वो नहीं, करना पड़ेगा। कोई सिचुएशन बच्चों नहीं को है। आप क्या नहीं, जवाब दोगे? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप सारी ताकतों से लड़कर अपने परिवार के लिए पूरा कमा सकते हो, कमाने के लिए वो ट्रेन नहीं किए गए ना सर। मैं कह रहा हूँ यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप फिर लगे रहिए, फिर सही गलत के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है। आपको बात समझ में आ गई है कि ये सही है, ये गलत है, गलत को चाहते हुए भी आप ना चाहते हुए भी करना, और ये ना पॉसिबल होते हुए भी करना, यही तो टेस्ट करना है कुदरत ने। आप कितने कैपेबल हो, आपको कितनी जिम्मेदारी देनी है, आप कितने दर्द सहन कर सकते हो, आप क्या क्या सहन कर सकते हो। परमात्मा को सरेंडर करने के बाद आप परमात्मा के बताए रास्ते पर चल भी सकते हो कि नहीं चल सकते हो। आपको क्या लगता है मुझको गालियां नहीं पड़ती हैं, मुझको क्या धमकियां नहीं मिलती हैं, मुझको क्या पीटा नहीं जाता है, मेरे खिलाफ क्या मुकदमे नहीं होते हैं? उल्टा लटका के पूरा पूरा दिन बांस के मोटे मोटे डंडों से कैसे 6 लोगों को, हम लोगों को कैसे लटकाया था। जब लास्ट में पुलिस वालों ने बोल दिया था कि हमको तो ऊपर से आदेश था कि सीधा करना है, और मैं फिर भी हंसते हुए बोल रहा था ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मारे हुए का कोई दर्द शरीर पर नहीं हो रहा है, क्योंकि भीतर आत्मा में इतना दर्द है। उसका क्या करेंगे, उसको कैसे आप, मतलब वो आपकी उंगली पे हल्की सी खरोंच और बॉडी पे तुमने कर दिया, जो भीतर में जो आग लगी है उसका क्या, वो नहीं ये दर्द महसूस होने देगी। फाइनेंसिस को सर, वो अब सवाल पता क्या आएगा, ये जो आपने बताया है कि डॉक्टर बुला रहा तो एक सेशन के, एक ट्रेनिंग के 1.5 लाख रुपए लेता है, भाई हमारे तो घरेलू खर्चे नहीं चलेंगे, हम कैसे घर छोड़ के यार, वो क्या करें हम? ये सवाल है सर, हमारी जो आपकी जो ऑडियंस है, ये ब्रॉड लेवल का सवाल है, खासकर जनता सरकार मोर्चा के लोगों का।
कुछ लोग निकल रहे हैं, बहुत लोग हिम्मत करके निकले हैं, बट उससे भी ज़्यादा मेरा एक फ़ोन उसके पास होगा बाहर जिस पे फ़ोन आता है, मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। मेरे पास मैसेज आया, इस बंदे ने अपने बच्चे की काउंसलिंग करवानी है जी, मेरी काउंसलिंग का 1.5 लाख रुपया है जी, मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने आँख बंद करी, काउंसलिंग करनी है, आदेश हुआ नहीं करनी है। मैंने कहा अभी बाद में बात करेंगे। एक बंदे को मैंने 3.5 साल बाद मैंने मैसेज किया कि अब आ जाओ। उसने तो बोला मैं तो ये मान के गया था कि शायद आप बुलाएंगे ही नहीं। इतने मैसेजेस करे उसने मुझे, इतने मैसेजेस करे, और वो बोला कि मैं तो ये सोच रहा था कि आप बुलाओगे ही नहीं, तो मैं तो होप छोड़ चुका था। फिर मैंने कहा देखो मेरा सीन थोड़ा सा दूसरा चलता है, और मैं ये भूल गया किसने मुझे कहा था कि उसने काउंसलिंग करवानी है। क्या संगठन, आपका जो संगठन है, हाँ, उसमें ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था है कि वो ट्रेनिंग लेके कुछ सीख के अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए मुझे आप जी, कि जैसे मान लो ये सारे मैसेजेस उसके हैं काउंसलिंग के, 6 दिसंबर को, 10 दिसंबर को जी, 4 काउंसलिंग, देखो ये आया हो ना, नाम मत बोलो जी, डैड, 4 काउंसलिंग, जी, 2 बच्चों की काउंसलिंग इसकी है। जी, फिर ये सब हो गया, जी, ये लंदन से है, ये भी काउंसलिंग के लिए है, ये भी नंबर आया हुआ 4 काउंसलिंग, 4 काउंसलिंग आई है। एक्चुअल में मैं बता दूं कि जो बोलते हैं डॉक्टर साहब, इन काउंसलिंग वो करते हैं, मैसेजेस असली हैं भाई। मैसेजेस देखे हाँ, आपने? बिल्कुल, ये मैसेज आए हुए हैं। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, मेरा लैंडलॉर्ड का मैसेज आया हुआ है। मेरे लैंडलॉर्ड का मैसेज आया हुआ है, ये मैंने लास्ट मैसेज कब पे किया है, रेंट कब पे किया है, कब का पे किया? ये आपने कई महीनों का दिया रेंट है, पेड पिछली फॉर साल अगस्त, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 2025, सितंबर में किया है। ठीक है। सितंबर के बाद में अब मेरे पास मैसेज आना चालू हुआ कब? एक सेकंड जनवरी। बैक करना वो सर, ऊपर जो महीने थे वो, ये था, मैंने सितंबर में ही सितंबर तक का पे कर दिया। बिल्कुल। अब मेरे पास जनवरी में मैसेज आया हुआ है, प्लीज सेंड द रेंट, प्लीज सेंड द रेंट। कई महीने में इकट्ठा। अब मैंने सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी चल रहा है, 5 महीने से मैंने रेंट नहीं दिया है अपने मकान का। जी, ऐसा नहीं है कि मैं काउंसलिंग कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि मैं रेंट पे नहीं कर सकता, मुझे आदेश नहीं है, अभी मुझे तकलीफ में रहना है, अब समस्या है डॉक्टर मुझे साहब के लिए गालियां भी वही- खानी है। समस्या है आपके लिए भी वही ऐसा नहीं है कि मेरे पास कॉल नहीं आ रही है काउंसलिंग की, पर मेरे को अगर अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कि इसकी काउंसलिंग नहीं करनी है, तो मैं नहीं करूंगा। भले ही मुझे ज़रूरत है कितने पैसे की, मैं उधार से काम चला लूँगा। मैंने अपना व्यवहार ऐसा बनाया है पिछले 12 साल में, 2014 के बाद मैंने किसी के साथ बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो मैं अपना अकाउंट नंबर किसी को नहीं देता हूँ। मुझे जितनी चीज़ों की ज़रूरत है सब मुझे व्यवहार पे दे देते हैं, मुझे उधार पे, और अब मुझे जो काउंसलिंग करूँगा डायरेक्ट मैं उनके अकाउंट में करूँगा। और समाज में इसी व्यवस्था की हमें ज़रूरत है। तो मैं इस प्रैक्टिकल को देख रहा हूँ कि मुझे शायद ये आप ही को दिखाने के लिए हो रहा हो, बिल्कुल मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं तकलीफ में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तकलीफ में हूं क्योंकि मुझे वो गलत लग रहा है। हालांकि काउंसलिंग करना गलत काम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जब भी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार करके किसी बच्चे की काउंसलिंग करी है, उस बच्चे को वो लाभ नहीं हुआ जो होता है, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया कि नहीं, अंदर से पूरा 100% नहीं आएगा तो मैं उस बच्चे की काउंसलिंग करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है इससे उसका फायदा नहीं हो तो मैं उससे बिना मतलब के पैसा क्यों लूँ। बिल्कुल। मैं फीडबैक फॉर्म भरवाता हूँ उससे कि तुम्हें लगता है कि फीस ज़्यादा है, तो फीडबैक फॉर्म में लिख देना कि जितना पैसा दिया है उसका वर्थ नहीं मिला, तो मैं 20,000 रख के बाकी सारा पैसा वापस कर दूंगा साथ के साथ ही। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, कुदरत आपकी टेस्टिंग करेगी भाई, वो तो करेगी, आप अपने आप को साबित कर पाओगे तभी बात बनेगी। आप साबित ही नहीं कर पा रहे हो, ये आप कह रहे हो उस पर भरोसा ही नहीं है, मुझे तो है भरोसा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको लेनी पड़ेगी। नहीं ले रहे हो तो ना लो ना, क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते ना करो भाई, कट जाएगी, पिछलों की कटी आगे भी क्या दिक्कत है, सबकी कट जाएगी। और जब होना होगा कुदरत अपने आप कर लेगी, ना मेरे और आपके भरोसे नहीं है
उसके पास करवाने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत दिमाग है, उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी नीडर इंडिया जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है? 23 तारीख का तालकटोरा स्टेडियम है, वो कॉल किस लिए दी गई है? और इसके साथ साथ राजनीतिक जो भविष्य है, कुछ लोग राजनीतिक भविष्य को लेकर नीडर इंडिया में जेएसएम में काफ़ी आशान्वित है, और हम आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो कुछ उस तरीके के कपड़े पहन के राजनीतिक और वो अपनी एक्टिविटीज़ कर भी रहे हैं। आपकी भी कुछ कमेंटबाजी वहाँ पे चलती रहती है, कुछ न कुछ प्रतिक्रिया। कोई नहीं, हम देखिए राजनीति पे हम समाज को राजनीतिक विचारधारा हम देंगे आने वाले समय में। मैं उसमें चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है मेरा कोई पद कभी नहीं रहेगा जी, ये बहुत स्पष्ट है, मैं इसमें बहुत स्पष्ट हूँ। नेताओं ने बहुत राजनीति कर ली लोगों के साथ, अब हम लोगों को राजनीति करना सिखाएंगे इन हरामियों के साथ। अब हम इनको लपेटना सिखाएंगे, बता ही रहे हैं, वही बता रहे हैं हम लोग। दूसरी बात, 23 मार्च को एक किताब की लॉन्चिंग है जिसमें हर कर्जदार सिर्फ सिंपल से सवाल पूछकर बैंक को घेर सकता है जी, विधिक जवाब ना देने पर बैंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोगों का आह्वान भी कर रहे हैं कि जब वो गलत हैं, फ्रॉड हैं और कानूनी जवाब नहीं दे रहे हैं तो उनको लपेटना चाहिए लोगों सिर्फ को। सरकारी होने से वो सही नहीं हो जाते। सरकारी है ही नहीं, है ही नहीं, कोई भी बैंक सरकारी नहीं है, प्राइवेट है सब। और तीसरी चीज़, वहाँ शहीदी दिवस मनाई जा रहा है और किताब की लॉन्चिंग हो गया और ये हो गया, प्लस एक पेरेंटिंग पे सेमिनार है और फिर उसके बाद एजुकेशन की अपने मिशन की शुरुआत वहाँ से हम लोग करेंगे। एक सीधा सा सवाल, जो लोग नीडर इंडिया जेएसएम से आने वाले समय में राजनीतिक कैरियर चाहते हैं और उनको ये लगता है कि हमें कोई टिकट दी जाएगी और उम्मीदवार के लिए घोषित किया जाएगा, क्या ऐसा होगा? नहीं, हम दो तरह के लोग गांव से इकट्ठा करेंगे जी। एक जो गांव में बिना किसी लालच के, बिना पैसे के, बिना वेतन के, बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के समाज के लिए जागरण का काम करेंगे। उनका काम केवल जागरण का रहेगा, केवल समझ का रहेगा। जो भी गांव में कोई टीका लगाने के लिए आया है तो पहले उनसे पूछेगा, बताओ भाई लगवाएं कि नहीं लगवाएं। उनको हम पहले से ट्रेनिंग दे के भेजेंगे, उनके इस तरह से पूरा एक नेटवर्क होगा जी। एक तबका वो रहेगा जिनको राजनीति करनी है, उनको पहले जैसे आपको चपरासी का पेपर देने से पहले पेपर देना पड़ता है, चपरासी लगने से पहले, मास्टर लगने से पहले कोई कोर्स करना पड़ता है, उससे पहले उनको जेएसएम का, जनता सरकार मोर्चा का कोर्स करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स का। उनको हम बताएंगे कि राजनीति कैसे होती है, उनको हम ये सिखाएंगे कि एमएलए की क्या पावर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, संविधान क्या है, देश के साथ क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, गाँव के साथ क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, गाँव क्या है, भारत क्या है, समस्याओं का समाधान कैसे करना है। जो आदमी उस सिलेबस को अटेंड करेगा, जो उसको पास करेगा, उसके बाद एक विधानसभा में हर गांव से 5 लोग गांव की तरफ से लेकर के 6-60 गांव से अगर 300 बच्चे निकलते हैं, 300 में जो पेपर में फर्स्ट आएगा उसी को टिकट टुकट का कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ जनता सरकार मोर्चा की सपोर्ट से अगर कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, नहीं इंडिपेंडेंट भी नहीं, उसका अलग प्रोसेस है उसका, लेकिन जो आदमी हमारे यहाँ से, हमारी सहायता से या हमारी सहायता लेना चाहता है, उस आदमी को अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करना है, उस आदमी को अपने पास से कुछ भी खर्च नहीं करना है, कोई गाड़ी इस्तेमाल, गाड़ी हम देंगे, हम मतलब समाज, मतलब हम मदद करेंगे, सब कुछ उनको मिलेगा, उनको कुछ नहीं करना है, उनके लिए सब तैयारी हम करेंगे, सब हम देंगे। बदले में सिर्फ एक ही शर्त है हमारी कि तुम जब तक विधायक रहोगे तब तक 9 to 5 की जॉब, नौकरी की तरह करनी पड़ेगी तुम्हें जी। इस तरह के लोग अगर तैयार होते हैं ठीक है, समाज तैयार होता है तो बढ़िया है, नहीं तैयार होता हम जागरण पे लगे हुए हैं। नहीं तो देवेंद्र बलहारा की जो ये यात्रा है वो जारी रहेगी, वो तो ये जारी रहेगी। मैं, आपने इतना कुछ बताया है और कंप्लीट एक सिस्टम की बात करी है कि परिवार टूटने से लेके और दोबारा सुसंगठित होने तक, सुसंगठित इस तरीके से हुआ जा सकता है और राजनीति पे आप इस तरीके से काबिज हो सकते हैं। और सही राजनीति क्या है पूरा डिटेल में बताएंगे हम जब राजनीति का है। तो मैं आज जो आपने समय दिया सर, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और समय समय पर आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। बहुत सारे सवाल हैं और एक साथ दर्शक क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हम एपिसोड दर एपिसोड उनको दिखाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। जय जोहार का नारा है भारत, जय जोहार, जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है। ये जोहार जो है शब्द इसे ही से